अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है, वेलकम है आप तमाम हज़रात का हमारे अपने चैनल बसीरत ऑनलाइन में। नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात इस बात से वाकिफ़ है कि इलेक्शन की बहार हमारे मुल्क में आई हुई है। मुख्तलिफ़ सूबाजात में रियासतों में इलेक्शन चल रहे हैं। गोया कि इलेक्शन 4 रियासतों में हो गए हैं और उनके रिज़ल्ट भी हम तमाम के सामने हैं। रिज़ल्ट को देखने के बाद आंखें हैरान कुन है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इक़्तिदार में थे वो इक़्तिदार में रहे और जिन्होंने झूठा नाटक किया था, जिन्होंने चालें चली थी और जिन्होंने सड़कों पे निकल कर लोगों से अपनी मोहब्बत को जतलाया था, लोगों से हिमायत को जतलाया था, वो आज भी ज़मीन के ऊपर बैठे धूल चाट रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम हज़रात को इस वीडियो के शुरू करने से पहले एक सिंपल स्ट्रेटजी हमारे प्यारे मुल्क की बता दूँ। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में एक स्ट्रेटजी चलती है वोटिंग को लेकर और इलेक्शन को लेकर। याद रहे कि इलेक्शन जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ रियासतों में और मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर होते हैं। हमारे इंडिया का जो नक्शा है, इंडिया के नक्शे के अंदर मुख्तलिफ़ जोग्राफिकल पार्ट्स कन्वर्ट किए गए हैं। सब डिवाइडेड है और सब डिवाइडेड इस तरीके से है कि उनमें से एक ख़ित्ते में और एक मुख्तलिफ़ और एक मुतय्यना हिस्से के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और एक मेंबर को खड़ा किया जाता है। इंडिया में कुल 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेंबर खड़ा किया जाता है। लेकिन मुल्क के अंदर होता यूँ है कि उस मेंबर को जांचना होता है, उसको एनालाइज़ करना होता है, फिर अपना मुंतखबा मेंबर चुनना होता है और जिसको वोटिंग के अंदर एक आदमी एक मेंबर को एक बार वोट कर सकता है। याद रहे, हमारे मुल्क के अंदर एक आम हो चुका है कि लोग नाम को देखकर वोट करते हैं, ना कि काम को देखकर। लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है तो वो हमारे लिए मसीहा है, कोई पर्टिकुलर पार्टी है वो अगर जीत जाएंगी तो फिर हमारे लिए गलत साबित होगा, या कोई पर्टिकुलर पार्टी है और अगर वो जीत कर आती है और अगर वो इक़्तिदार की गद्दी पर बैठती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित होगा। गोया कि हमारे धर्म, हमारे मज़हब और हमारे रिलीजन के ऊपर इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे लोगों की गलतफहमी और इसी गलतफहमी के चलते हुए लोग ऐसा करते हैं कि वो ना सामने वाली शख्सियत को एनालाइज़ करते हैं, ना उसको परखते हैं, ना उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, ना उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हैं, ना उस शख्स के पास्ट के लोगों के साथ किए गए मामलात को देखते हैं। जिसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ एक नाम, मिसाल के तौर पर मोदी जी है तो इनके नाम पर लोग वोट करते हैं। तो मैं आप तमाम को बता दूँ कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी और सबसे बड़ी गलत रस्म है जो हमारे मुल्क के अंदर फैली हुई है। अगर हमें वोट करना है तो हमें वोट उस शख्स को करना है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और जो हमारी जोग्राफिकल खित्ते में है। अगर वो मेंबर हमारे खित्ते में है और अगर हमारे खित्ते के अंदर वो मेंबर जीत कर आता है और अगर उस मेंबर को विन किया जाता है, उस मेंबर को इख्तिदार की कुर्सी थमाई जाती है और उस मेंबर को विजेता और लीडर बनाया जाता है, तो याद रहे हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, हमारा जो सदर है वो ऐसा होना चाहिए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी अच्छा हो। हमें उस पर एतमाद होना चाहिए, हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारा ये सदर, याद रहे मैं अल्फाज कह रहा हूँ, हमारा ये सदर, हमारा ये लीडर हमारे लिए बेहतर करेगा, हमारा ये लीडर हमारे लिए बेहतर सोचेगा और हमारा ये लीडर हमारे हक में हमेशा सही काम करेगा। ना कि हम नाम को देखकर वोटिंग के कि अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से शख्स है और अगर वो खड़े हो जाता है बीजेपी से, अगर वो खड़े हो जाता है कांग्रेस से, तो हम ये समझेंगे कि अगर कांग्रेस है तो हम कांग्रेस को वोट नहीं करते, हम तो मोदी जी के वक्त है तो हम मोदी जी के लिए इस आदमी को वोट कर रहे हैं, ना कि इस वजह से कि यह आदमी अपने आप में अच्छा है या यह आदमी अपने आप में एक अच्छा काम करता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी और ये बहुत बड़ी गलत रस्म है जो हमारे मुल्क में फैली हुई है, जिसकी बिना पर हमारे मुल्क में कईयों सालों से हम देख रहे हैं कि इख्तिदार की कुर्सी पर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस होती है, जिनके ऊपर काफ़ी सारे स्कैम्स के इल्ज़ाम होते हैं। ऐसे लोग अगर हमारी गद्दी पर बैठेंगे और अगर ऐसे लोग हमारे इलाके के, हमारे खित्ते के और हमारे मोहल्ले के लीडर होंगे तो यकीनन रिजल्ट हमारे सामने होगा। उनको चूँकि उनका पास्ट ही सही नहीं है, चूँकि उनका जो बैकग्राउंड है वही क्लियर नहीं है, तो मुस्तकबिल भी उनका हमारे सामने है, वो वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। तो याद रहे हमें अगली बार से इसका ध्यान देना है या हमें इस चीज़ पर तवज्जो करना है। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर दीजिएगा। हाँ, जाहिर है आपकी राय भी मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी राय से मेल नहीं खा सकती है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये थोड़ी सी रिसर्च थी जो आपके सामने हमने बयान की। तो अब यहाँ पर इस मिसाल से और इस बात से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि लोगों ने इस बार भी इलेक्शन में जो रियासतें थी, 4 रियासतों के अंदर इलेक्शन हुए और 4 रियासतों में से 3 रियासत में बीजेपी विन हुई और भारी भरकम वोटों के साथ बीजेपी ने इख्तिदार की कुर्सी को संभाला, जबकि कांग्रेस जो कि कईयों सालों से मोहब्बत की दुकान को खोले हुए थी और पिछला पूरा साल राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान को फैलाने में और लोगों के साथ हिमायत को जताने में लगाया था। उनके जो आने वाले विजुअल्स थे और जो प्यारे प्यारे ग्लिम्सेस थे उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगला इलेक्शन अगर कोई जीत सकता है तो वो राहुल गांधी जी ही है, लेकिन बिल्कुल इसके बरखिलाफ हुआ।
हम यहाँ पर बहुत सारे सवालों को लेकर आए हैं। ये मेरा भी सवाल है या आपका भी सवाल है। ऐसा भी हो सकता है कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़खानी की गई, ऐसा भी हो सकता है कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ नाम की थी, मोहब्बत की दुकान बंद पड़ी हुई थी और मोहब्बत की दुकान पे लोगों को एतमाद नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि लोग मजहब को लेकर और धर्म को लेकर और रिलीजियस टॉपिक को लेकर किसी एक शख्स को चुन रहे थे। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल है, सबके अपने अपने सवाल है, लेकिन इसका जवाब मिल पाना यकीनन एक मुश्किल है। मैं आप तमाम हजरात को बता दूं कि वोटिंग के दरमियान जो अंतर है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो मेहनतें पिछले साल की वो एक हद तक इस लेवल पर पहुंच गई थी कि वो जीत जाते, लेकिन उनके जो वादे और उनकी जो चालें थी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा चाल वो चल रहे थे और कहीं ना कहीं वो अपनी चाल को इस कदर एआई या आर्टिफिशियल बना रहे थे कि वो लोगों के जहन में नहीं बैठी और लोगों को वो चाल लगने लगी, ना कि लोगों को वादे हकीकत लगने लगे। तो जाहिर सी बात है, जहां लोगों को कॉन्फिडेंट नजर आता है, जहां पर लोगों को ये लगता है कि अगर मोदी जी है वो हमारे धर्म की हिफाजत कर रहे हैं, अगर वो सनातन धर्म को सही बताते हैं और अगर मोदी जी खुद सनातनी है और वो सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं, वो सनातन धर्म में मंदिरें बनाते हैं, वो सनातन धर्म के लिए धरने रखते हैं, वो सनातन धर्म के लिए भंडारे करते हैं, तो लोगों ने ये सोचा कि अगर हम मोदी जी को वोट देते हैं, चाहे वो काम ना करे या करे, हमें तो हमारे धर्म की हिफाजत हमारे नज़दीक फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे नज़दीक फर्स्ट अहमियत का हामिल हमारा धर्म है, ना कि मुल्क के अंदर होने वाला काम और मुल्क के अंदर किया जाने वाली तरक्की और डेवलपमेंट। नाजरीन इकराम, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी चाहे उन्होंने इख्तिदार की कुर्सी को कुछ इस तरीके से संभाला और लोगों के जहनों को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि लोग आज उनके ऊपर एक अंधा विश्वास करते हैं। लोगों की ज़ुबानों पर तो उनके लिए गालियाँ निकलती है, लोगों की ज़ुबानों पर तो बीजेपी की बुराई हम सुनते हैं, लेकिन उनके दिल में ये एक एतमाद बसा हुआ है कि ये हमारे धर्म की मुहाफिज है और ये हमारे धर्म के लिए बेहतर है, इंसानियत के नहीं और मुल्क के लिए नहीं। पर लोगों ने धर्म के नाम पर सोचा, बीजेपी पार्टी ने भी लोगों को जो मैनिपुलेट किया और इलेक्शन आने से पहले पहले जो धर्म की रस्सी को मजबूती से जकड़ लिया और सनातन धर्म के नाम पर जो धरने रखे गए और जो प्रोग्रामात किए गए और अपनी स्पीचेस के अंदर जो खुली खुली चेतावनी हमको यानी हमारी कम्युनिटी को दी गई, आप इशारात से समझ सकते हैं, ये इस बात की साफ अलामत है कि लोगों ने उनके इस वादों को और लोगों ने इस बात को देखा कि हाँ, ये पहले भी हमारे साथ थे और ये पहले भी हमारे मजहब के सपोर्ट में और मजहब के समर्थन में रहे हैं, तो आगे ये हमारे लिए बेहतर है ना कि वो पार्टी, ना कि वो शख्स जो अचानक आता है, मोहब्बत की दुकान को फेंकता है और वो सेक्युलरिज्म को मानने वाला है। इससे बेहतर तो यही है कि हम बीजेपी को वोट करें और हम बीजेपी के साथ रहे। नाजरीन, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी थ्योरी है और ये एक हलचल और एक खिचड़ी है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ होता जाता है। अगर हम इसकी गहराई में जाए, अगर हम इसको नापे, तो यकीनन ये चीज़ हमारे जहन में नहीं बैठती। अगर हम बीजेपी की खिदमत को गर्दाने तो उंगली शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, और वही दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की खिदमत को गर्दाने, कांग्रेस की खिदमत को नापा जाए, तो हमें मालूम चलता है कि उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया। यहाँ पर एक बात सामने ये भी निकल कर आ सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे की लड़ाई में एक को नीचा दिखाना, दूसरे को बड़ा बताना, या दूसरे को नीचा दिखाना और तीसरे को बड़ा बताना, ऐसा किया और ऐसी लड़ाई आपस में लड़ी कि लोग बीजेपी और कांग्रेस के हद तक सहमत रह गए। अदर्स जो पार्टीज थी और अदर्स जो लोग इलेक्शन के अंदर खड़े हुए थे और अदर्स जो पार्टी और जो लेबल साथ में इनके रन कर रहे थे, लोगों का विश्वास और लोगों की नजरें उन तक नहीं गई। गोया कि वो दोनों के अंदर सहमत रह गए और दोनों ने आपस में उनको ऐसा टटोला कि ना हम घाट के रहे और ना हम किनारे तक पहुंचे। मेरी एक राय थी, ये मेरी एक रिसर्च थी और ये मेरी एक सोच थी जो हमने बसीरत ऑनलाइन के माध्यम से आप तमाम के दरमियान पेश की। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर दीजिएगा कि आखिर क्यों बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो सही लगी और इस वीडियो से अगर आपको आपकी सोच में कोई फ़र्क आया है तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।